हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले बंगाल के बारे में, मैसूर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब नंबर है दोस्त मराठा का। तो मराठा पढ़ने से पहले बता देते हैं आपको कि मराठा के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मराठा के अंदर। तो मराठा साम्राज्य दोस्त, मराठा राज्य का स्थापना समझिए कि शिवाजी के समय से माना जाता है। लगभग शिवाजी के समय से लगभग मराठा साम्राज्य का स्थापना माना जाता है। और शिवाजी इसको समझिए कि आगे चल के बहुत सारा क्षेत्र को जीतते हैं, किला को जीतते हैं, बहुत सारा आसपास का जो उसमें इलाका रहता है। और ये सब राज्य का आपको बताया था, जैसे मैसूर के बारे में बताया था कि सब दक्षिण भारत में हो रहा था। मराठा भी समझिए कि दक्कन का क्षेत्र और दक्षिण भारत में हो रहा था। तो आप इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में उसमें क्या सिचुएशन था शिवाजी के समय में। तो शिवाजी के समय में दोस्त सिचुएशन क्या था कि आपको बताया था कि यहाँ पे कृष्णा नदी है और इसके नीचे विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था और उसके ऊपर बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। और बहमनी साम्राज्य जब धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और कमजोर होने लगता है बहमनी साम्राज्य, युद्ध के कारण ही कमजोर होने लगता है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे जब कमजोर होने लगता है, और कमजोर होते होते और समझिए कि यहाँ पे एक अहमदनगर नाम का राज्य बन जाता है 1490 ईस्वी में। उसके बाद में बीदर नाम का जगह बन जाता है 1528 ईस्वी में, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। 1518 ईस्वी में गोलकुंडा नाम का राज्य बन जाता है। और यहाँ पे बीजापुर नाम का राज्य बन जाता है दोस्त 1490 ईस्वी में। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्य बहमनी साम्राज्य टूटकर बिखर गए थे। और उसके बाद ये सब राज्य के ऊपर ही ये इलाका जो आप देख रहे हैं, जहाँ अहमदनगर है, बीजापुर है, बीदर है, गोलकुंडा है, इसी इलाका में अब मराठा साम्राज्य बनेगा दोस्त। मराठा का राज्य का स्थापना इसी इलाका में होने वाला है। तो इस सब को क्या करना पड़ेगा, ये सब को हराना पड़ेगा, सबसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सबका किला को जीतना पड़ेगा, ये सब को धीरे धीरे साइड करना पड़ेगा, तब मराठा राज्य धीरे धीरे फैलेगा। तो दोस्त यहाँ से कहानी शुरू हुआ। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि यही सब को हम लोग दक्कन सल्तनत बोल देते हैं। पूरा को छोटे छोटे जो राज्य था उसको दक्कन सल्तनत बोलते हैं। और यही सब मिलकर 1565 ईस्वी में इधर विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तब मैसूर राज्य का जन्म हुआ था यहाँ से। तो मैसूर के बारे में हम लोग डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमको मराठा के बारे में पढ़ना है। तो ये जो छोटे छोटे दक्कन सल्तनत के जो राज्य थे ना, तो दोस्त यहीं पे शिवाजी का पिताजी रहते हैं शाहजी भोसले वंश से थे। बहुत सारा वंश था वहाँ मराठा में, छोटे छोटे परिवार थे। भोसले था, निम्मलकर था, जादव था, घटके था, मौर्य था। तो ये सब छोटे छोटे राजवंश था वहाँ। तो उसमें भोसले वंश से शिवाजी आते हैं। तो उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। और वो समझिए कि शुरू में दोस्त जो ये अहमदनगर टूटा था ना, अहमदनगर 1490 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, उसी के अंदर काम करते थे। अहमदनगर के अंदर शिवाजी के पिताजी काम करते थे। और अहमदनगर में काम करते करते उनको कुछ अहमदनगर से उतना अच्छा बना नहीं। उसके बाद वो बीजापुर के अधीन काम करना शुरू कर दिए। तो बीजापुर में काम करने लगते हैं। और बीजापुर में काम करते करते अब जब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी राज्य में काम करता है और वहाँ का कोई राजा रहता है, तो जब वो काम करेगा तो उसको कुछ पेमेंट के रूप में जागीर, आपको बताए थे कि जागीर भूमि होता है, वो पेमेंट के रूप में दे दिया जाता था। तो वही जागीर भूमि बीजापुर से मिलता है इनको, शाहजी भोसले को। तो बीजापुर की जो राज है दोस्त, ये बीजापुर से ही समझिए कि शाहजी भोसले को पूना का जागीर मिलता है। अब पूना का जागीर में शाहजी भोसले के पिताजी भी उस जागीर पर थे और शाहजी भोसले को वही जागीर मिल जाता है, पूना का जागीर। और इस तरह से ये जागीर फिर 1637 ईस्वी में देखेंगे कि किस तरह से शिवाजी को ट्रांसफर होता है। और इस तरह से शिवाजी भी जब पूना का जागीर ट्रांसफर करते हैं तो शिवाजी सोचते हैं कि क्यों ना ये हम बीजापुर सुल्तान के अंदर क्यों काम करेंगे, हम धीरे धीरे अपना साम्राज्य बनाते हैं। और वो धीरे धीरे बीजापुर के खिलाफ अभियान चला के, कर्नाटक के खिलाफ अभियान चला के, और मुगल के खिलाफ। ऊपर आपको पता होगा कि इस समय ऊपर में मुगल साम्राज्य चल रहा है दोस्त। मुगल साम्राज्य समझिए कि 1526 से चलना शुरू हो चुका है। और उसके बाद में शिवाजी आते हैं 1627 में, उनका जन्म होता है 1627 या 30 बोला जाता है कभी कभी। तो 1660 के 50-60 के आसपास समझिए कि मुगल साम्राज्य ऊपर चल रहा होता है और छोटे छोटे नीचे दक्कन सल्तनत भी चल रहे होते हैं। और ये सब को हराना पड़ता है शिवाजी को, इस सब से लड़ाई लड़ना पड़ता है। और ऊपर जब ये विस्तार करेंगे अपना इलाका तो ऊपर में मुगल साम्राज्य है, तो मुगल साम्राज्य से भी टकराना पड़ेगा शिवाजी को। और नीचे में आपको बताए थे कि इस समय तक
यहाँ समझिए कि धीरे धीरे मैसूर राज भी बन जाता है 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद। तो धीरे धीरे मैसूर से भी इनको बाउंड्री शेयर करना पड़ेगा, मैसूर से भी लड़ाई करना पड़ेगा। और यहीं पे आपको बताया था कि हैदराबाद था, और हैदराबाद से कर्नाटक राज बन जाता है धीरे धीरे आगे चल के। तो इनको कर्नाटक से भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा शिवाजी को अपना साम्राज्य बनाने के लिए। तो इस तरह से दोस्त देखे थे कि किस तरह से यहाँ दक्कन सल्तनत था पूरा। एक कृष्णा नदी है दोस्त, इसके नीचे विजयनगर साम्राज्य टूटा था, इधर मैसूर बन गया था। और आपको बताया था कि यहाँ निजाम था हैदराबाद का, तो उसके बाद आगे चल के समझिए मुगल के समय में यहाँ कर्नाटक राज बन गया था, और यहाँ हैदराबाद था निजाम का। और यहाँ अपना राज जो है शिवाजी बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पे बीजापुर है दोस्त, और यहीं पे है अहमदनगर, और यहीं पे है गोलकुंडा, और यहीं पे है बीदर। तो ये समझिए कि इस तरह से राज था उसमें, और ऊपर में मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था। और जब शिवाजी यहाँ से अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू करेंगे, मान लिया जाए कि पूना एक छोटा जगह पर, वो अभी पूना को जागीर अपना बनाए हैं, मिला है जागीर के रूप में उनको, तो वो धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करने की कोशिश करेंगे। तो उनको बीजापुर से भी लड़ाई करना पड़ेगा, आसपास के जो छोटा छोटा राज है अहमदनगर, गोलकुंडा, इस सब पर भी हमला करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मुगल साम्राज्य है जो यहाँ तक फैला हुआ है, सूरत वगैरह तक। सूरत में आपको बताया था कि फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है 1613 ईस्वी में जहांगीर। तो इसका मतलब सूरत भी मुगल के अंदर ही था। तो सूरत पर भी बहुत सारा आप देखेंगे कि सूरत का प्रथम लूट, द्वितीय लूट होता है। तो ये मुगल साम्राज्य से भी ये टकराते हैं शिवाजी। और उसके बाद नीचे मैसूर का इलाका है, तो मैसूर पर भी आक्रमण होता है, करता है आगे चल के। तो इस तरह से दोस्त ये उस समय का स्थिति था, परिस्थिति था। तो हम लोग उस समय का परिस्थिति देखें कि किस तरह से शिवाजी के पिताजी सबसे पहले दक्कन सल्तनत में अहमदनगर के अंदर काम करते हैं, फिर बीजापुर के अंदर काम करते हैं। और जब बीजापुर के अंदर काम करते हैं तो उनको पूना का जागीर मिलता है, और पूना का जागीर वही 1637 ईस्वी में शिवाजी को मिलता है। और 1637 से शिवाजी क्या करते हैं, अपना समझिए कि वो अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपना मराठा राज बनाएंगे। तो इसी तरह से दोस्त कहानी आगे बढ़ते जाएगा। और इसमें हम ओवरऑल आपको एक बात बता देते हैं क्या पढ़ने के वाले हैं मराठा के राज्य में। तो पहले शिवाजी पढ़ेंगे, और शिवाजी बहुत सारा आसपास से लड़ाई लड़के, क्षेत्र विस्तार करके, किला बना के, किला जीत के, और ये अपना राज बनाने की कोशिश करेंगे। तो मराठा राज का दोस्त नींव रख देंगे शिवाजी। और आपको पता होगा कि मराठा राज का जब नींव रख देंगे, मराठा राज में कुछ प्रशासन भी चलाने लगेंगे, सैनिक भी रखने लगेंगे, नेवी में कुछ सुधार करेंगे। ये सब काम करने के बाद इनका बेटा आएगा 1680 में, जब इनका मृत्यु हो जाएगा तो संभाजी। और संभाजी जब आएगा तो 1689 ईस्वी तक वो शासन करेगा। और 1689 ईस्वी में उसको औरंगजेब मार देगा, मुगल सेना मार देगा उसको, कोई कारण होगा जिसके कारण उसको मार देगा। तो वो सब पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग। और जब 1689 ईस्वी में उसको मार देगा तो संभाजी की ही एक भाई रहता है, शिवाजी का ही एक बेटा रहता है, राजा राम प्रथम। और राजा राम जो रहता है उसको भी राजा बनने का शौक रहता है। तो वो तो डायरेक्ट संभाजी के सामने टिक नहीं पाता है। लेकिन जब संभाजी का मृत्यु हो जाता है और उसका एक छोटा बेटा रहता है साहू जी, उसको तो औरंगजेब अपने साथ लेके चला गया था। और जब राजा राम प्रथम उसमें उसको मौका मिल जाता है 1689 ईस्वी में राजा बनने का, तो 1689 ईस्वी में राजा बन जाता है। और उसके बाद उस तरह से 1700 तक वो शासन करेगा मराठा राज में। और उसके बाद में 1700 जो राजा राम की मृत्यु हो जाएगा तो राजा राम की जो पत्नी रहेगी पुतली बाई, तो वो शासन करेगी। शिवाजी द्वितीय उसका छोटा पुत्र रहेगा उसके संरक्षिका के रूप में। 1707 ईस्वी में आपको पता है औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, तो उसी समय साहू जी को छोड़ दिया जाता है। और जब साहू जी आते हैं तो खेड़ा का युद्ध लड़के पुतली बाई को हराते हैं। और इस तरह से फिर साहू जी 1708 ईस्वी से लगभग 1749 ईस्वी तक शासन करेंगे। और साहू जी के अधीन ही पेशवा का पद बहुत धीरे धीरे मजबूत होते जाता है दोस्त। पेशवा का पद तो शिवाजी के समय ही बना दिया गया था, लेकिन इस समय समझिए कि एक नाम परामर्श केवल था, मैंने परामर्श का पद था, केवल सलाह देने का काम करता था। और लेकिन साहू जी के समय धीरे धीरे जाते जाते पेशवा बहुत मजबूत पद बन जाता है। और उसके बाद एक पर एक पेशवा आता है। समझिए कि शिवाजी के जो भोसले वंश से जो राजा आ रहे थे, शिवाजी थे, साहू जी थे, संभाजी थे, साहू जी थे, तो इनका धीरे धीरे समझिए कि वर्चस्व कम होने लगता है और पेशवा का वर्चस्व बढ़ने लगता है। तो साहू जी के समय से समझिए कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा आएंगे, उसके बाद 1720 तक वो रहेंगे। 1720 के बाद बाजीराव प्रथम आएंगे, जिसके बारे में बाजीराव मस्तानी आप लोग फिल्म देखे होंगे, वो वाला जो पेशवा आएगा। उसके बाद 1740 में उसका मृत्यु हो जाएगा, तो फिर बालाजी बाजीराव आएगा प्रथम। तो बालाजी बाजीराव आएगा तो वो समझिए उसका 1761 ईस्वी समय चलेगा। और 1761 ईस्वी में उसका भी पानीपत का तृतीय युद्ध में हार हो जाने के बाद और उसका भी मृत्यु हो जाएगा उसके बाद। और इस तरह से
1761 ईस्वी में माधवराव पेशवा बन के आएगा और माधवराव 1772 ईस्वी तक रहेगा, 1761 से 72, और 1772 में माधवराव का भी मृत्यु हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो पेशवा आएगा ना, जैसे नारायण राव आएगा, उसके बाद में सवाई माधवराव आएगा, और उसके बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय आएगा। तो जो सवाई पेशवा माधवराव आएगा और उसी समय एक रघुनाथ राव नाम का व्यक्ति रहता है जो नारायण राव का भाई रहता है, और ये दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू होगा, जिसके कारण से अंग्रेज ये दोनों का झगड़ा का फायदा उठाएंगे और अंग्रेज मराठा से लड़ाई करेंगे, और उसी को हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। और आंग्ल मराठा युद्ध जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण ही बना था रघुनाथ राव और सवाई माधवराव के बीच झगड़ा, और उसी से प्रथम मराठा युद्ध शुरू होगा। उसके बाद बाजीराव द्वितीय जो पेशवा आएगा वो अलग इंसान आएगा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टाइप का वो इंसान था। और उसके बाद उसके कारण वो जब बसीन का संधि साइन कर लेता है 1802 में, तो उसके बाद वो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्त। और उसके बाद में अंतिम में लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल भारत का बन के आएगा अंग्रेज की तरफ से, तो 1818 और 19 ईस्वी में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा। और उसके बाद मराठा का जो अंतिम पेशवा रहता है बाजीराव द्वितीय, उसको समझिए कि यहाँ से भेज देता है कानपुर बिठूर में, बोलता है जाओ पेशवा का पद समाप्त हो गया। और उसी समय भोसले वंश का एक छोटा राजा सतारा में रहता है, और वो समझिए उसका वर्चस्व कम हो गया था साहू जी के बाद से। तो वही छोटा राजा उसका वंश का, भोसले वंश का कोई राजा आते जाता है, उसको फिर अंग्रेज क्या करेगा, एक कठपुतली राजा के रूप में मराठा में नियुक्त कर देगा, और उसको समझिए कि कोई सेना उना रखने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर उसको भी खत्म कर देगा 1848 ईस्वी में जब डलहौजी आएगा, तो मराठा को डायरेक्ट रूप से अपने अंदर समर्ज कर लेगा। तो ये पूरा ओवरऑल कहानी है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मराठा के बारे में। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले शिवाजी से, जो समझिए मराठा राज का नींव रखे थे। तो वो किस तरह से वो अपना प्रारंभिक जीवन, किस तरह से उनका शुरुआत हुआ और किस तरह से मराठा साम्राज्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किए, तो उसी को पहले देखते हैं। कि देखिए शिवाजी के बारे में बोला जा रहा है दोस्त कि शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्त, हर इतिहासकार अपने हिसाब से लिखता है। कोई लिखता है 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को, कोई लिखता है 19 फरवरी 1930 ईस्वी को। तो एग्जाम में जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगर 1627 रहेगा तो 1627 मारिएगा आंसर में, अगर 1630 रहेगा, 1627 नहीं रहेगा तो वो मारिएगा। और इनका जन्म जो है शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था दोस्त, शिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके बारे में जान चुके कि शाहजी भोसले सबसे पहले दक्कन सल्तनत में जो अहमदनगर है उसके अधीन काम करते हैं, उसके बाद बीजापुर के अंदर काम करते हैं, और बीजापुर में वो समझिए पूना के जागीर उनके पास रहता है। और इस तरह से उनकी माता का नाम जीजाबाई है दोस्त। और शिवाजी का एक संरक्षक थे जिसको राजनीतिक गुरु के रूप में बोल सकते हैं कि मैंने शिवाजी को प्रशिक्षण देते थे, राजनीतिक ट्रेनिंग देते थे। मैंने उनके पिताजी इनके लिए स्पेशल रखे थे शिवाजी के लिए कि इनको स्पेशली पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग दो कि भविष्य में मेरा बेटा मैंने पॉलिटिक्स कर सके, मैंने आगे जाके मैंने साम्राज्य विस्तार करे, जो भी है मराठा राज को जो जिसके वजह से नींव रखे। तो वही राजनीतिक गुरु के रूप में दोस्त इनका था दादाजी कोंडदेव। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि राजनीतिक गुरु कौन था शिवाजी का, तो दादाजी कोंडदेव थे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। इनका एक आध्यात्मिक गुरु भी था, ये धर्म में भी थोड़ा सा विश्वास रखते थे, तो आध्यात्मिक गुरु इनका था रामदास। और उसके बाद आपको बताया कि 1637 ईस्वी में शाहजी भोसले क्या करते हैं, शाहजी भोसले फिर ये अपना जो पूना का जागीर था, पूना का जागीर किनका था, शाहजी भोसले के अंदर था। अब ये ट्रांसफर कर देते हैं किसको, शिवाजी को। समझ जाते हैं शाहजी भोसले कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसी को जागीर ट्रांसफर कर देना चाहिए, अब वो शासन करने लायक हो गया है, उसको अच्छा खासा राजनीति का ट्रेनिंग मिल चुका है। तो 1637 ईस्वी में पूना का जागीर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है अपने पिता से। और जब 1637 ईस्वी में जागीर मिल जाता है शिवाजी को, तो शिवाजी को लगता है कि इतना बड़ा जागीर है, लैंड है, इससे टैक्स हम वसूल सकते हैं, ये जो किसान यहाँ शासन खेती करेगा उससे। तो शिवाजी को लगता है कि क्यों न ये बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, ये सब के अधीन हम क्यों रहेंगे, इसका अधीन क्यों काम करें, हम अपना खुद का राज्य एक बनाने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार इनका दिमाग में आता है, साम्राज्य विस्तार का, काहे कि ये राजनीतिक ट्रेनिंग ले चुके हैं पहले से। अब एक क्या करते हैं, प्रारंभिक सैन्य अभियान दोस्त शुरू करते हैं। अब सैनिक धीरे धीरे अपना इकट्ठा करेंगे। अब जब जागीर है तो धीरे धीरे सैनिक भी बनाना शुरू करेंगे। और सैनिक बनाने के साथ साथ दोस्त बोला जाता है कि शिवाजी के समय से एक पिंडारी नाम का एक संगठन था। पिंडारी उसको बोलते हैं दोस्त कि पिंडारी था कि जहां जहां मराठा सैनिक लड़ाई करता था तो उसको समर्थन करता था पिंडारी। और पिंडारी समर्थन करता था तो उसके बदले पिंडारी को क्या मिलता था, पिंडारी के कोई पेमेंट नहीं मिलता दोस्त।
जहां जहां शिवाजी जिस चीज का अभियान करते थे और जिस चीज पर कब्जा कर लेते थे, मान लिया जाए कि शिवाजी ये क्षेत्र है, इलाका है, और शिवाजी का सेना यहां से जा रहा है आक्रमण करने इस इलाका पर, और शिवाजी के साथ पिंडारी भी सपोर्ट कर रहा है सेना को, और यहाँ जाके इस क्षेत्र पर अगर आक्रमण कर लिया शिवाजी का सेना, तो पिंडारी को पेमेंट तो मिलता नहीं था। तो पिंडारी को इतना अधिकार था कि आप इस इलाका में लूटपाट कर सकते हैं, माने कि इस इलाका को आप लूटपाट करके अपना जितना धन इकट्ठा हो सकता है कर सकते हैं, ये पिंडारी को मिलता था दोस्त। तो इस तरह से पिंडारी सपोर्ट करता था शिवाजी को। और शिवाजी इसी तरह से समझिए कि प्रारंभिक सैन्य अभियान अपना शुरू करते हैं किसके खिलाफ? बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ। आपको पता है कि इसमें कौन कौन चुनौती होगा? उसमें शिवाजी जब अपना राज बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें बीजापुर भी होगा, यहाँ अहमदनगर भी होगा, गोलकुंडा भी होगा, बीदर भी होगा, नीचे मैसूर भी होगा, और ऊपर में मुगल साम्राज्य तो चल ही रहा है दोस्त। तो इस तरह से प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध करते हैं, और उसमें 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीत लेते हैं दोस्त। मैंने उनका पहला सफलता मिल जाता है, 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला को जीत लेते हैं। और इसी तरह से बहुत सारा किला जीतते जाते हैं, आगे जीतते जाते हैं, और 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला भी जीत लेते हैं। तो समझिए उनको और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सोचता है कि हम तो धीरे धीरे अब समझिए कि राज बनाने के अग्रसर है, राज बनाने की ओर चलना शुरू कर दिए हैं, कहा कि अब किला का जितना हमारा शुरुआत हो चुका है। तो इसी तरह से वो उनको और मोटिवेशन मिलता है, और समझिए कि मराठा का स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं, और बोलते हैं रायगढ़ को राजधानी बना लेते हैं। रायगढ़, ये छत्तीसगढ़ का रायगढ़ मत समझिएगा, ये महाराष्ट्र में ही एक जिला है रायगढ़, तो उसी को ये राजधानी बना लेते हैं रायगढ़ को शिवाजी। तो रायगढ़ को राजधानी बना के अपना समझते हैं कि अब मराठा साम्राज्य मेरा बन चुका है, अब धीरे धीरे आसपास के इलाका को जीतना है, और जितना बड़ा बनाना है बड़ा बना लो साम्राज्य को। और इसी चक्कर में समझिए कि 1659 ईस्वी में एक कहानी होता है दोस्त, जो ये बीजापुर पर जब ये अभियान करे थे ना आदिल शाह के खिलाफ, तो 1643 ईस्वी में इसका किला तो जीत के आ गए थे, और 1643 ईस्वी में किला जीत के आ गए थे। तो बीजापुर के शासक जो है, सुल्तान है, वो शांत तो बैठेगा नहीं। उसको लग रहा था कि ये कहाँ से, ये जो मेरे अंदर इसका पिता काम करता था, और ये शिवाजी आके ये अपना अब साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे बीजापुर इसके खिलाफ चाल चलता है, और बीजापुर जो जानते हैं, बीजापुर का जो सुल्तान रहता है, अफजल खान नाम का व्यक्ति एक भेजता है, किसके से मिलने के लिए? शिवाजी से मिलने के लिए। और ये अफजल खान को भेजता है मिलने के लिए नहीं, ये शिवाजी बोलता है इसको, अफजल खान को, कि तुम जाके शिवाजी को मार देना। तो शिवाजी को मारने के लिए भेजा था अफजल खान को, लेकिन शिवाजी को पता चल जाता है किसी तरह, शिवाजी इतना मूर्ख तो थे नहीं, उनको समझ में आ जाता है कि बीजापुर हमसे दोस्ती करने के लिए थोड़े भेजेगा, उसका किला हम पहले जीत चुके हैं 1643 ईस्वी में, तो कोई ना कोई चाल चल रहा होगा बीजापुर का सुल्तान। तो अफजल खान को समझ जाते हैं इसका कारनामा शिवाजी। और उसके बाद 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ का युद्ध होता है दोस्त, अफजल खान के खिलाफ। अफजल खान के साथ प्रतापगढ़ का युद्ध लड़ते हैं शिवाजी, और अफजल खान की मृत्यु कर देते हैं शिवाजी। अफजल खान का हार हो जाता है या मृत्यु हो जाता है अफजल खान का। शिवाजी इसको समझ जाते हैं और युद्ध लड़ लेते हैं, इससे समझ जाते हैं कोई दोस्ती का बात करने नहीं आया है, और इससे हमको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो उसी को प्रतापगढ़ का युद्ध बोलते हैं। प्रतापगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1659 ईस्वी में शिवाजी और अफजल खान के बीच। और अफजल खान किसके द्वारा भेजा गया था? बीजापुर के सुल्तान के द्वारा भेजा गया था, और इसमें अफजल खान का मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद में आपको बताया था कि जब 1657 ईस्वी में औरंगजेब नया नया राजा बना था, मुगल का राजा बना था, तो उसको भी एक दिमाग में बात आता है, सोचता है कि नया नया शिवाजी उभर रहा है, और शिवाजी धीरे धीरे आगे आके साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, और एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो समझिए कि मुगल भी अपना साम्राज्य उसमें विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। तो मुगल को भी ये बात अच्छा नहीं लग रहा था कि शिवाजी कैसे अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है भाई। तो मुगल भी समझिए कि शिवाजी को सबसे पहले दबाने की कोशिश करता है, और वो दबाने की कोशिश में ही समझिए कि शाइस्ता खां को भेजता है। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा रहता है दोस्त। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को, जो औरंगजेब का मामा था, उसको भेजा था शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, औरंगजेब भेजा था। तो शाइस्ता खां क्या किया? शाइस्ता खां तो आया, और 1663 ईस्वी में दोस्त शाइस्ता खां समझिए कि औरंगजेब आया है, औरंगजेब भेजा है, मुगल का सेना भेजा है। तो शाइस्ता खां जो है ना, शिवाजी को हरा देता है 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां हरा देता है शिवाजी को, लेकिन हरा देने के बाद शाइस्ता खां वापस जाता नहीं है, वो पुणे में ही अपना सेना को लेके एक बंकर में बैठा रहता है। तो 1663 ईस्वी में शिवाजी क्या करते हैं? उस पर अटैक कर देते हैं, और अटैक कर देते हैं उस पर, और शाइस्ता खां को घायल कर देते हैं। तो इस तरह से औरंगजेब को और बुरा लगता है।
और बुरा लगता है, और शिवाजी को भी बुरा लगता है। शिवाजी को लगता है कि मैं मुगल को क्या कर रहा था, मुगल से कोई क्या परेशानी था मेरा, अभी तो हम आसपास के इलाका ही जीतना शुरू कर रहे थे, क्या कि हम पूना में बैठे हैं और हम अभी बीजापुर के खिलाफ ही तो अभियान चलाए हैं, सैनिक अभियान चलाए हैं। तो ये मुगल ऊपर से कहां से चला है नीचे। तो इसके बाद शिवाजी को अब दुश्मनी होने लगता है मुगल से भी। तब ये क्या करेंगे, 1664 ईस्वी में सूरत का प्रथम लूट कर देते हैं। सूरत का प्रथम लूट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सूरत को एक बार और शिवाजी लूटते हैं। तो शिवाजी क्या करते हैं, मुगल से दुश्मनी तो हो गया है, और सूरत में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहता है दोस्त, व्यापार करते रहता है 1664 ईस्वी में, और उसमें कंपनी उसका खुला हुआ रहता है फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी का। और सूरत बहुत धनाढ़ प्रदेश था दोस्त। सूरत में समझिए कि बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा इनकम होता था, बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था मुगल को। तो शिवाजी को यह बात पता चलता है कि सूरत जो है मुगल के बहुत धनी प्रांत में आता है। तो जिस तरह से बंगाल के बारे में जाने थे ना, उसी तरह सूरत में भी बहुत ज्यादा पैसा का लेन देन होता था। तो वहां पे कंपनी का फैक्ट्री भी था। तो अब शिवाजी सोचते हैं कि चलो अब तुम सहिस्ता खां को भेज के, और हमको तो पहले युद्ध में हरा ही दिया, हम उसको तो अब अटैक करके उसको घायल कर ही दिए हैं, अब हमको तुमसे भी दुश्मनी हो गया है, अब तुम पर भी हम आक्रमण कर सकते हैं। तो वही 1664 इसमें सूरत का लूट कर देते हैं, सूरत का प्रथम लूट जिसे बोला जाता है। और उसके बाद जब सूरत का लूट करते हैं तो अंग्रेज भी चुप नहीं रहेगा, तो अंग्रेज भी फिर रिटेलिएट करता है। तो समझिए शिवाजी को समझिए कि हार का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद एक संधि पर साइन करना पड़ता है। हार का सामना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि युद्ध जब होता है ना दोस्त शिवाजी के साथ और मुगल के साथ, तो समझिए कि शिवाजी भी बोलते हैं कि नहीं ठीक है, तुम अपना क्षेत्र में अपना साम्राज्य करो, शासन करो, और हम भी अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको बनाने दो भाई, तुमको क्या परेशानी है, हम तुम्हारे में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, ये शिवाजी का कहना था। और उसके बाद 22 जून 1665 ईस्वी को 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर का संधि होता है। पुरंदर का संधि दोस्त राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच होता है। शिवाजी तो मराठा के साइड से हो गए, और अभी मराठा राज्य पूरा तरीके से बना नहीं है, अभी ये विस्तार ही कर रहे हैं, अपना साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार करना शुरू कर चुके हैं। तो शिवाजी के तरफ मराठा देने से समझिए शिवाजी है, और राजा जय सिंह है जो दोस्त औरंगजेब का कमांडर के रूप में काम कर रहा था। राजा जय सिंह, ये राजा जय सिंह फर्रुखसियर के समय सबाई राजा जय सिंह मत समझ लीजिएगा, वो दूसरा राजा जय सिंह है। तो ये राजा जय सिंह जो है औरंगजेब का कमांडर के रूप में काम कर रहा था, और इसके और शिवाजी के बीच क्या होता है, एक संधि हो जाता है, पुरंदर का संधि जिसको बोलते हैं। और ये पुरंदर का संधि में बहुत सारा चीज समझिए कि बात होता है, डिस्कस होता है। इस संधि में बोला जाता है कि बहुत सारा जो किला पर से अधिकार छोड़ देते हैं शिवाजी, माने कि सोचते हैं कि तुम मुगल के साइड में है तो ये किला पर तुम अधिकार कर लो, और कुछ इलाका मेरा है जो मुझे दे दो। तो शिवाजी और मुगल के बीच समझिए समझौता हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है दोस्त, शिवाजी समझिए कि अब संधि तो कर लिए हैं, मुगल भी संधि कर लिया है, लेकिन दोनों एक दूसरे का बात आपको पता है कि संधि होता है, संधि टूटता भी है। संधि पर अगर फॉलो कर ले आदमी, अगर दोनों राजा संधि कर लिया था, संधि पर फॉलो करता तो आगे युद्ध होगा ही नहीं। लेकिन किसको नहीं लगेगा कि हम अपना साम्राज्य विस्तार करें, शिवाजी को भी लगेगा नहीं संधि करके बेकार कर लिए हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहिए। औरंगजेब को भी लगेगा संधि करने बेकार कर लिए हैं, ये तो हम शिवाजी को ऐसे ही हरा देंगे, एक कल का खड़ा हुआ लौंडा है, इसको क्या है, मुगल से मना इतना लंबा समय से चला रहा है, शिवाजी से हमको संधि करने की क्या जरूरत है, इसको तो ऐसे ही हरा देंगे। तो यही कारण होता है दोस्त। और उसके बाद में शिवाजी जाते हैं मिलने आगरा में, शिवाजी में आगरा में मिलने जाते हैं औरंगजेब से संधि करने के बाद। तो आप अभी भी आगरा किला जाइएगा घूमने के लिए, तो शिवाजी का वहां स्टैचू बना हुआ है कि किस तरह से मिलने आए थे शिवाजी औरंगजेब से। औरंगजेब वहां आगरा से शासन कर रहा था मुगल का, और उसी के गेट पर, आगरा किला के गेट पर समझिए शिवाजी का फोटो बना हुआ है, पूरा समझिए जबरदस्त घोड़ा पर बैठे हुए तलवार लेके फोटो बना हुआ है शिवाजी का। और लेकिन दिक्कत वहां कहानी क्या होता है शिवाजी के साथ, कि शिवाजी को भी एक व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति जिस तरह से मिलता है ना लाइन में लग के राजा से, उसी तरह से शिवाजी को भी लाइन में लगा दिया जाता है। बोलता है कि तुमको भी लाइन में लग के नंबर से मिलना पड़ेगा औरंगजेब से। तो शिवाजी को अच्छा लगता नहीं है। शिवाजी समझिए कि अब मराठा राज बनाना चाह रहे हैं, ये राजा बनना चाह रहे हैं किसी जगह का, और मुगल सेना किस तरह से ट्रीट कर रहा है, औरंगजेब उसको किस तरह से उसको समझिए ट्रीट कर रहा है, उसको बोल रहा है एक आम व्यक्ति की जैसे सब लाइन में लग के मिल रहा है वैसे तुमको मिलना है। तो वहां से समझिए वो भाग जाते हैं, और भाग के फिर क्या करते हैं, मुगल के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और वही लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं तो फिर औरंगजेब गुस्सा आता है, औरंगजेब को गुस्सा आता है। और 1666 ईस्वी में दोस्त औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया, पकड़ लेता है। औरंगजेब का सेना जो है उसको पकड़ लेता है शिवाजी को, और अब तो यहाँ बातचीत करने आए थे। बातचीत तो होता तो अलग बात था, लाइन में लगते तो हो सकता है बातचीत भी हो जाता, लेकिन अब बातचीत तो करना है नहीं, कहा कि उल्लंघन किए हैं औरंगजेब का बात को, उसके पास जाके उससे मिले नहीं
नहीं, भाग आए और उसके बाद मुगल के खिलाफ लड़ाई भी छेड़ दिए, जंग भी छेड़ दिए। तो 1666 ईस्वी में औरंगजेब को सेना शिवाजी को पकड़कर लेके चल जाता है आगरा में, और आगरा में दोस्त शिवाजी को कैद करता है। कहां जानते हैं? आगरा में एक जयपुर भवन था, जयपुर भवन में कैद कर दिया जाता है। ये कभी कंफ्यूजन में मत रहिएगा, जयपुर राज्य में कैद कर दिया जाता है। आगरा शहर में ही, आगरा जो किला था वहीं पे एक जयपुर भवन रहता है, उसी में शिवाजी को कैद कर दिया जाता है। और वहां भी एक कहानी है दोस्त कि शिवाजी के बारे में बोला जाता है कि किस तरह से शिवाजी वहां भी सबको चकमा दे करके समझिए कि भाग निकलते हैं शिवाजी वहां से, औरंगजेब के पास से समझिए वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद जब निकलते हैं तो आपको पता होगा कि मुगल जब उसको बंद करके रखा था, कैद कर दिया था, तो शिवाजी को गुस्सा तो ऐसी बड़ा रहेगा मुगल के ऊपर, औरंगजेब के ऊपर। और उसके बाद फिर से निकल के सूरत पर फिर से लूट कर देते हैं 1617 ईस्वी में। अब सूरत की दूसरी लूट हो जाता है दोस्त 1617 ईस्वी में। तो इस तरह से मुगल और समझिए शिवाजी के बीच लड़ाई झगड़ा चलना शुरू हो जाता है, टकराव शुरू हो जाता है। और 1670 ईस्वी में समझिए सूरत का दूसरी लूट हो जाता है। और उसके बाद में समझिए कि अभी तक समझिए कि सब शिवाजी समझिए कि क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, किला जीत रहे थे, आसपास के इलाका से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन अपने आप को राजा घोषित नहीं किए थे मराठा का। समझिए कि पहले सोचे कि पहले जैसे में कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे में सोचता है कि पहले अपना क्षेत्र विस्तार कर लेते हैं उसके बाद राजा बनेंगे। तो एक बार जब राजा अभी मान लिया जाए कि बोलिएगा अभी आपके पास कोई इलाका ही नहीं है, अभी आप पूना का जागीर आपको केवल है, अभी बोलिए कि हम मराठा के राजा हैं, तो कोई पूछेगा कि मराठा के राजा हैं तो आपके अंदर कौन कौन राज है? तो कोई राज नहीं है, खाली पूना का जागीर है। तो इसीलिए शिवाजी प्लान करते हैं कि नहीं, पहले बहुत सारा बड़ा क्षेत्र को जीत लेते हैं, बहुत सारा किला जीत लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं, और उसके बाद राजाभिषेक करेंगे। तो इसी तरह से राजाभिषेक ही नहीं किए थे, अपने आप को राजा नहीं घोषित किए थे, और बहुत सारा किला जीते, मुगल से भी लड़ाई कर लिए, बीजापुर से भी लड़ाई कर लिए। और उसके बाद 6 जून 1674 ईस्वी के दोस्त समझिए 6 जून 1674 ईस्वी के राजाभिषेक कराते हैं अपना, माने अपने आप को राजा घोषित करते हैं। कहां पे? रायगढ़ में। रायगढ़ कहां? जो देखिए यहां बताए थे ना कि इनको जो क्या था, देखिए मराठा को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं और उसके बाद में रायगढ़ को राजधानी बना लेते हैं शिवाजी। तो वही रायगढ़ से समझिए कि उस सारा प्लान करना शुरू कर देते थे, सबके किला जीतना और सबके खिलाफ सैनिक अभियान चलाना, वो रायगढ़ से ही प्लान करते थे। तो वही रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाते हैं 6 जून 1674 ईस्वी को, और वहीं पे छत्रपति का उपाधि लेते हैं शिवाजी, छत्रपति का उपाधि लेते हैं 1674 ईस्वी में। और वहीं पे वो जो राजाभिषेक है तो कोई ना कोई तो पंडित रहेगा, उसी के दिन तो समझिए कि यज्ञ होगा, राजाभिषेक होगा। तो वो पंडित का नाम था दोस्त विश्वेश्वर, और उसको गंगा भट्ट, बनारस का पंडित था, उसका नाम विश्वेश्वर या गंगा भट्ट था। एग्जाम में पूछता है दोस्त कि जब शिवाजी राजाभिषेक करवाए थे तो कौन पंडित था? पंडित का नाम दे देगा आपको, बहुत सारा नाम रहेगा उसमें, गंगा भट्ट और गंगा भट्ट न रहे तो देखिए विश्वेश्वर, ये दोनों में से कोई नाम रहेगा तो आंसर चुन लीजिएगा आराम से। और उसके बाद जब राज्याभिषेक कर लेते हैं उसके बाद में अंतिम अभियान चलाते हैं दोस्त शिवाजी कर्नाटक के खिलाफ। कर्नाटक के खिलाफ समझिए, कर्नाटक जो राज्य था, यहाँ आपको बताए थे कि जो कर्नाटक हैदराबाद से ही निकलकर बना था, वही कर्नाटक के खिलाफ 1678 ईस्वी में अभियान चलाते हैं शिवाजी। और वहां पे भी जाके अंतिम में भी कुछ न कुछ जीत के ही आ जाते हैं। जिंजी का किला अंतिम विजय के रूप में शिवाजी के माना जाता है। जिंजी का किला था, कर्नाटक से छीन कर लिए जाते हैं, और यही जिंजी का किला उनका समझिए अंतिम विजय हो जाता है। इसलिए हो जाता है दोस्त क्योंकि 2 साल के बाद इसका मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी का हो जाता है। 1680 ईस्वी में शिवाजी का मृत्यु हो गया। तब इस तरह से समझिए कि शिवाजी अपना साम्राज्य को विस्तार किए, किला जीते, बहुत सारा क्षेत्र से लड़ाई किए, और किला जीत के मुगल से भी लड़ाई किए, बहुत सारा सूरत से लूटपाट करके धन इकट्ठा किए, रायगढ़ लाए, और उस धन से बहुत सारा सैन्य अभियान चलाए। तो इस तरह से कहानी था दोस्त शिवाजी का। और शिवाजी समझिए कि एक मराठा राज का स्थापना कर चुके थे, क्योंकि मराठा समझिए इतना बड़ा राजाभिषेक कर लिए, मराठा राज का राजा बन गए, और उसके बाद बहुत सारा क्षेत्र भी अपने अंदर कर लिए हैं। तो और उसके बाद में इनका पत्नी के बारे में बोल दिया जाता है, बहुत सारा पत्नी था, 7 पत्नी था, तो सबका नाम याद रखना कोई ज्यादा जरूरी है नहीं, तो उसके बारे में मैं नहीं लिखा हूं इसके बारे में। अब देखिए कि शिवाजी प्रशासन किस तरह से चलाते थे। मान लिया कि शिवाजी जहां जहां इलाका जीत रहे थे तो वहां प्रशासन चलाएंगे ना। मान किला जीते, जिंजी का किला जीते थे, यहाँ पे सिंहगढ़ का किला जीते थे, पुरंदर का किला जीते थे, और भी बहुत सारा क्षेत्र जीते थे अपने दौरान अभियान के दौरान। तो उसमें प्रशासन कैसा था शिवाजी का? तो शिवाजी का प्रशासन था दोस्त, सबसे पहले वो अपना जो पूरा क्षेत्र था उसको 3 गो प्रोविंस में बांट दिए थे, 3 प्रोविंस में बांट दिए थे, और उसको समझिए कि एक अलग प्रांत, प्रागना और
तरफ के रूप में डिवाइड किए हुए थे। जैसे आज के समय में एक देश है, उसके बाद राज्य है, राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और उसके नीचे गांव है। तो उसी तरह से उस समय समझिए जो प्रोविंस था, 3 प्रोविंस था उनका, और 3 प्रोविंस में एक समझिए ऊपरे प्रांत हो गया, परगना हो गया, और या तरफ इसको बोल सकते हैं, तरफ, और उसके सबसे निचला जो भाग था गांव था दोस्त। तो इस तरह से शासन होता था शिवाजी के समय में, प्रांत, परगना, तरफ और गांव। तो यहाँ जब शासन करते थे तो बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ता था इनको। सेना भी रखना है, राजस्व व्यवस्था कैसा रखना है, मैंने कैसे टैक्स वसूलना है, किस तरह से सैनिक रखना है, नेवी रखना है, तो ये सब व्यवस्था पड़ता था। और उसके बाद में शिवाजी जब शासन करते थे तो शिवाजी अपनी मदद के लिए एक मंत्री परिषद नहीं बोल सकते उसको दोस्त, मंत्रिमंडल, आज के समय में जो कैबिनेट मंत्री है, जो प्रधानमंत्री को समझिए कि प्रधानमंत्री के रूप कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, उस तरह का नहीं था उसमें। तो उसको मंत्रिमंडल तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि उसमें शिवाजी को सहायता के लिए एक हिंदू सिद्धांत पर आधारित अष्टप्रधान मंडल का स्थापना करते हैं। और अष्टप्रधान मंडल पूछा जाता है दोस्त, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, आपको नाम दे देगा कि अमात्य किस चीज से संबंधित था। तो इस तरह से इसको देख लेते हैं कि अष्टप्रधान मंडल क्या था। तो अष्टप्रधान मंडल में देखिए, पेशवा तो आप बन चुका है शिवाजी के समय में, लेकिन मजबूत होगा साहू जी के समय में, उसको आगे पढ़ेंगे। देखिए पेशवा था जो समझिए कि राजा का प्रधानमंत्री हुआ करता था। राजा समझिए शिवाजी हो गया, जो आज के समय में राष्ट्रपति हो गया। तो राष्ट्रपति समझिए मुख्य रूप से शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। भले हम लोग के यहाँ अलग टाइप का सरकार है, इसलिए राष्ट्रपति का पावर थोड़ा सा देखते हैं कम है, प्रधानमंत्री का पावर ज्यादा है। लेकिन अगर यही चीज को आप कंपेयर कीजिए अमेरिका में, तो राष्ट्रपति का पावर कितना ज्यादा है। तो इसी तरीके से समझिए कि राष्ट्रपति के रूप में समझिए राजा हो गया शिवाजी, और उसके नीचे जो पेशवा था वो राजा का प्रधानमंत्री के रूप में काम करता था। और उसके बाद देखिए एक अमात्य था या मजूमदार, अमात्य या मजूमदार था जो राजस्व या वित्त मंत्री से संबंधित था। जो आज के समय में फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री समझ रहे हैं, राजस्व को लेके जो कारोबार संभालता है, उसमें अमात्य बोला जाता था, और मजूमदार, अमात्य या मजूमदार दोनों राजस्व या वित्त मंत्री से संबंधित था। वाक्यानवीस था एक दोस्त, वाक्यानवीस को गुप्तचर विभाग से संबंधित था। आज भी समझिए राव का एजेंट है, तो देश के लिए कुछ न कुछ वो भी काम करता है, बहुत सारा काम करता है, कुछ न कुछ नहीं बहुत सारा काम करता है देशभक्ति के लिए। तो उस समय भी वाक्यानवीस था, क्योंकि गुप्तचर विभाग का बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आसपास के जो इलाका थे, बीजापुर था, मुगल था, तो गुप्तचर विभाग नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि मुगल क्या प्लान कर रहा है शिवाजी के खिलाफ, बीजापुर कोई क्या प्लान कर रहा है। अगर मान लिया जाए कि बताइए वाक्यानवीस नाम का मंडल नहीं रहता, गुप्तचर विभाग नहीं रहता, तो कैसे पता चलता कि जो ये अफजल खान है, अफजल खान बीजापुर का जो सुल्तान भेजा है, वो तो शुरू में तो बोलता है कि दोस्ती ये करने आता है, बातचीत करने आया है शिवाजी से, लेकिन शिवाजी को पता चल जाता है ना कि अफजल खान हमको मारने आया है, बीजापुर का सुल्तान कैसे भेज सकता है, हमको मारने के लिए भेजा है। तो ये सब गुप्तचर विभाग का ही समझिए योगदान था दोस्त। तो इस तरह से वाक्यानवीस था, गुप्तचर विभाग था। उसके बाद में सुरुनबीस या चिटनीस बोल सकते हैं, सुरुनबीस या चिटनीस राजकीय या पत्र व्यवहार से संबंधित था दोस्त। उसके बाद में सुमंत या दाबीर, सुमंत या दाबीर भी बोल सकते हैं, विदेश मंत्री से संबंधित था। और एक सर ए नौबत और सेनापति, सर ए नौबत सेनापति सेना से संबंधित था। ध्यान रखिएगा कभी कभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा, सेनापति तो डायरेक्ट सेना से संबंधित है, तो ये कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में, समझ जाएगा बच्चा सब समझ जाएगा सेनापति सेना से संबंधित है। लेकिन आपको नाम दे देगा कभी कभी एग्जाम में सर ए नौबत, सर ए नौबत जो था अष्टप्रधान में शिवाजी का किस पद विभाग से संबंधित था, तो सर ए नौबत ध्यान रखिएगा सेना से संबंधित था। इसीलिए मैं आपको दो नाम लिखा दिया हूं कि कभी अगर मान लिया चिटनीस न रहे तो सुरुनबीस देखिएगा, उसी तरह से अमात्य न रहे तो मजूमदार देखिएगा। तो इस तरह से सब था दोस्त, विभाग था। उसके बाद में न्यायाधीश तो न्याय से संबंधित था, इसको सीधे सीधे पता चल रहा है। एक पंडित राव था, तो पंडित राव का पद जो था ना, विभाग था, वो धार्मिक कार्यों से रिलेटेड संबंधित देखभाल करता था। लेकिन देखिए नीचे एक पॉइंट लिखे हैं, प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था, लेकिन परामर्श देता था, केवल परामर्श। इसका जो बात था, ये जितना भी मंत्री है ये सब का बात मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये सब का बात मान भी सकते थे शिवाजी, नकार भी कर सकते थे। इसीलिए इसको बोला जा रहा है केवल परामर्श था, और ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं था शिवाजी का। ये प्रत्येक व्यक्ति रूप से, जैसे में पेशवा अकेले शिवाजी का उत्तरदायी था, अमात्य था तो अकेले था, तो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था, केवल परामर्श था। इसीलिए इसको मंत्रिमंडल कभी कभी हम लोग नहीं बोलते मंत्रिमंडल, इसको आज के समय में जो आधुनिक जमाना में मंत्रिमंडल है उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मंत्रिमंडल इसको नहीं बोला जा सकता है दोस्त, इस वजह से। तो इस तरह से प्रशासन चलता था शिवाजी का। और शिवाजी का प्रशासन
चलता था, तो शिवाजी के समय में भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो उसको भी जागीर जैसा भूमि दिया जाता होगा, जिसमें बहुत सारा सेना था। सेना जिसमें पग्गा नाम का एक सेना था, तो वो फिक्स सेना था शिवाजी का, तो उसको तो पेमेंट दिया जाता था सैलरी के रूप में। और दोस्त शिवाजी के बारे में बोला जाता है कि नेवी में बहुत अच्छा काम किए थे। जैसे मैं टीपू सुल्तान के बारे में पढ़े थे हम लोग की, वो भी नेवी में समझिए कि अपना नौका घाट बनवाया था और उसके बाद में जहाज को डिजाइन किया था। तो उसी तरह से शिवाजी के बारे में बोला जाता है, कभी इसीलिए बोल दिया जाता है कि आधुनिक नेवी का पिता बोला जाता है शिवाजी को, फादर ऑफ मॉडर्न नेवी बोल दिया जाता है। ये भी नेवी में काम किए थे ऑर्गेनाइज रूप से। और उसके बाद में पग्गा नाम को तो सैनिक था ही आर्मी के रूप में शिवाजी के साथ, और उसके बाद में पिंडारी भी उसको समर्थन देने के लिए था। पिंडारी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि वो लूटपाट करके अपना पैसा इकट्ठा करता था जहां शिवाजी आक्रमण कर लेते थे। तो इस तरह से पूरा समझिए प्रशासन चलता था शिवाजी का। और शिवाजी दोस्त एक उसके अंदर जो जागीर जिस टाइप का, जैसे बोल रहे हैं ना कि शिवाजी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो काम करते होंगे, चीफ होंगे, मुखिया होंगे, और उनको समझिए कि भूमि दिया जाता था। वो जैसे में भूमि दिया जाता था जिससे राजस्व वसूल सकते थे, जिस समझिए जागीरी टाइप का ही। तो उसको सरंजाम बोलते थे, सरंजाम। तो सरंजाम कभी कभी पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि सरंजाम क्या है, तो सरंजाम समझिए कि राजस्व पद्धति से संबंधित है शिवाजी के। तो इस तरह से हम लोग पूरा शिवाजी के बारे में पढ़े। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको समझा देता हूं। शिवाजी दो तरह का टैक्स वसूलते थे दोस्त। जब शिवाजी बहुत सारा अभियान कर रहे हैं, सैनिक अभियान कर रहे हैं, दूसरे दूसरे राज्य पर हमला करके कब्जा कर रहे हैं, तो शिवाजी दो तरह का टैक्स वसूलते थे। एक था चौथ, एक था सरदेश मुख। तो ये ध्यान रखिएगा, सरदेश मुख और चौथ क्या था। सरदेश मुख जो था समझिए कि 1/4 लिया जाता था। और 1/4 किससे लिया जाता था कि शिवाजी समझिए कि कहते थे आसपास के जो इलाका है, जैसे में शिवाजी के समय बहुत सारा था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, और मुगल भी बहुत सारा सैनिक था, मुगल का भी था, और उसके बाद समझिए बंगाल का भी था इलाका। तो शिवाजी बोलते थे कि तुम अपना राजस्व का 1/4 भाग हमको देगा कुल उत्पादन का साल का। और ये क्यों देगा? क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा भविष्य में। समझ रहे हैं ना, शिवाजी बोलते थे तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, इसलिए तुमको 1/4 टैक्स के रूप में हमको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए अभी की एग्जांपल लीजिए, मान लिया जाए कि एक इलाका है, दिल्ली है, दिल्ली में मान लिया जाए कि अभी नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी दिल्ली में शासन कर रहे हैं, और पाकिस्तान बगल में देश है, और पाकिस्तान देश से मान लिया जाए बोले नरेंद्र मोदी कि तुमको चौथ देना पड़ेगा 1/4। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि भविष्य में हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर चौथ नहीं तुम देगा 1/4, तो हो सकता है कि भविष्य में नरेंद्र मोदी माने दिल्ली से आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर हो जाए। तो वो आक्रमण से बचने के लिए पाकिस्तान 1/4 चौथ के रूप में दिल्ली को देता था, चौथ के रूप में। तो यही समझ लीजिए कि उसमें शिवाजी करते थे, आसपास के क्षेत्र से चौथ वसूलते थे 1/4 आक्रमण नहीं करने के लिए। और सरदेश मुख क्या होता था? सरदेश मुख 1/10 वसूला जाता था। और सरदेश मुख वसूला जाता था वैसे क्षेत्र से दोस्त जिसको शिवाजी अपना पैतृक अधिकार जिस क्षेत्र पर जमाते थे, बोलते थे कि ये क्षेत्र तो मेरा ही है। समझो, मान लो कि ये क्षेत्र का पूरा अधिकार मान लो कि मेरा पैतृक अधिकार है। मान लिया जाए कि समझिए कि अभी के करंट एग्जांपल से समझिए कि यही एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली का समझिए कि पूरा मुखिया है नरेंद्र मोदी दिल्ली में, पूरा भारत का समझ लीजिए, और बगल और आसपास का देश है पाकिस्तान। लेकिन नरेंद्र मोदी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है मेरा पैतृक अधिकार है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान में नियम के अनुसार मेरे अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान आपका नहीं है, और इसके वजह से आपको 1/10 टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, हेरिडेटरी, जैसे में पैतृक संपत्ति था पाकिस्तान, लेकिन अभी अधीन नहीं है मेरा। ऐसा नहीं, ये मत समझिएगा कि सरदेश मुख अधीन में है, था। समझिए कि अभी नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान को क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान मेरा अधिकार क्षेत्र का है, पैतृक अधिकार पाकिस्तान पर मेरा है, और इसके लिए तुमको 1/10 देना पड़ेगा। लेकिन देखिए ऐसा बात है कि कोई मानता नहीं था ये बात को। सरदेश मुख देने का मतलब है कि आप उसका बात मान लिए, मान लिया जाए कि पाकिस्तान सरदेश मुख देना सक्षम हो जाए कि हाँ ठीक है, नरेंद्र मोदी बोला है कि पाकिस्तान पर पैतृक अधिकार है मेरा, आपको सरदेश मुख टैक्स देना पड़ेगा। और पाकिस्तान बोले कि सरदेश मुख टैक्स हम देने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी के। इसका मतलब हुआ दोस्त कि पाकिस्तान इस चीज को स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी का पैतृक अधिकार पाकिस्तान के ऊपर है। तो समझ रहे हैं ना, तो चौथ तो दे देता था, सब लोग आसानी से दे देता था, क्योंकि सबको डर है, पाकिस्तान को भी डर है, अफगानिस्तान को भी डर है, सबको डर है कि भारत आक्रमण कर देगा, तो उसके डर से चौथ दे देता था। लेकिन सरदेश मुख देने में बहुत लोग सोचते थे कि सरदेश मुख दे रहे हैं इसका मतलब हम अपना क्षेत्र उसके अधीन कर रहे हैं, तो इसलिए सरदेश मुख बहुत मुश्किल से कुछ लोग देते थे, चौथ सब लोग देते थे। तो उसमें शिवाजी चौथ और सरदेश मुख
नाम का टैक्स वसूलते थे। इस तरह से दोस्त हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़े, और आगे शिवाजी का जब मृत्यु हो जाएगा तो साहू जी, सांभा जी और साहू जी और किस तरह से पेशवा आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त। अगर इतना पढ़ने के लिए आप लोग को अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू दोस्त। अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है दोस्त।